हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे लुसेंट का पेज नंबर 3, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, जो कि लुसेंट के पेज नंबर 3 में राइट साइड में नीचे दिया गया है। मैं बता दूं कि मेरा बुक जो है वो 16वां संस्करण है, 2023 का है। तो आपके पास हो सकता है कि 2024 का होगा, 25 का होगा, लेकिन मेरा 2023 का है। तो उसमें ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं रहता है, वही सब टॉपिक रहता है। तो आप लुसेंट का बुक लिए रहिए और साथ साथ देखते रहिए। मैं लुसेंट का पूरा पेज नंबर 1 से पढ़ा रही हूँ, हर एक टॉपिक को कवर कर रही हूँ। इसका जो पिछला वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो देख लीजिए। मेरा एक लुसेंट का पेज नंबर 1 से पेज नंबर 3 पे अभी पहुंची हूँ। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, जो कि आज के वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लुसेंट का बुक का लाइन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम उसको अपने तरीके से समझाएंगे नोट्स बना के, ताकि आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको अच्छे से नोट्स बना के याद करे रहिए। और वो नोट्स हमेशा मतलब बाद में वो देख के याद हो सकता है, क्योंकि जो बुक का लाइन रहता है ना, वो हमको सटीक याद नहीं रहता है। बुक का लाइन हमको सटीक याद नहीं रहता है। जो हम नोट्स बनाए रहते हैं अपने से और अच्छे तरीके से नोट्स बनाए रहते हैं, तो वो हमको याद हो जाता है। तो फिर देखिए, चलिए शुरू करते हैं। देखिए बुक में क्या लिखा है कि आप बुक देखेंगे ना। बुक में लिखा है कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो देखिए, ये है लुसेंट का लाइन, ये है लुसेंट का लाइन। अब इसको देखिए हम कैसे कैसे नोट्स बनाए हैं। देखिए, भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है। देखिए, अब लुसेंट में ये क्या है ना कि हर लाइन को एरो मार के दिया है। लुसेंट का हर एक लाइन एरो एरो करके दिया है। वैसे मतलब पढ़ने में भी थोड़ा आसानी हो जाता है। तो वही हम उसको हर लाइन को हम नोट्स बनाए हैं, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखते हैं दूसरा लाइन क्या लिखा है कि अलेक्जेंडर री एच लोंगहर्स्ट, रॉबर्ट सेवल, जेम्स बर्गेस, वॉल्टर इलियट, ये सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित हैं। इन लोगों ने भट्टी प्रोलू, घंटाशला, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की। तो देखिए, मतलब ये जो वैज्ञानिक हैं, ये वैज्ञानिक के नाम दिए गए ना दूसरे लाइन में। पहला था कि भारतीय पुरातत्व के पितामह अलेक्जेंडर कनिंघम है, तो उसके ठीक नीचे देखेंगे एरो मार के दिया है कि सारे वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं, जो कि मतलब आदि स्थलों की, बहुत सी स्थलों की खुदाई किए थे। कौन कौन से? जैसे अलेक्जेंडर को पितामह कहा जाता है, और इनके साथ साथ में कौन और भी कोई मतलब जो खुदाई उदाई किए होंगे, तो कौन थे? अलेक्जेंडर री और एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सेवल, जेम्स बर्गेस, वॉल्टर इलियट, ये सब क्या है? उत्खनन स्थल है। मतलब ये सब वैज्ञानिक हैं। ये सब कौन है? ये सब वैज्ञानिक हैं। सर अलेक्जेंडर कनिंघम के साथ साथ ये सब भी थे, जो कि उत्खनन मतलब आदि स्थलों की खुदाई की थी। मतलब बहुत से स्थलों की क्या की थी? खुदाई किए थे। जैसे भ्रेड़ी यहाँ पे लिखा है ना, बुक में लिखा है कि इन लोगों ने भट्टी प्रोलू, घंटासला, अमरावती आदि स्थलों की। जैसे भट्टी प्रोलू, यहाँ पे भट्टी प्रोलू है, भट्टी प्रोलू, यहाँ पे भेड़ी नहीं है, भट्टी प्रोलू है। भट्टी प्रोलू, घंटाशल, अमरावती जैसे आदि स्थलों की खुदाई की थी इन लोगों ने। अलेक्जेंडर री, एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सेवल, जेम्स बर्गेस, वॉल्टर इलियट, इन लोगों ने इन जैसे मतलब इन स्थानों की क्या की थी? खुदाई की थी। तो मतलब ये स्थान और भी कई स्थान रहे होंगे जिसकी इन्होंने खुदाई की थी। तो ये सब थे साइंटिस्ट। तो देखते हैं अगला लाइन क्या लिखा है लुसेंट में। अगला लाइन है, उसके नीचे ठीक देखेंगे कि 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाच कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और ना सत्य, अश्वनी कुमार के नाम मिलते हैं।
देखिए इस लाइन को कैसे हम समझाते हैं कि वैदिक देवताओं के साक्ष्य, यानी कि वैदिक देवताओं के साक्ष्य 1400 ईसा पूर्व, 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख था जो कि बोगाज-कोई एशिया माइनर में सॉरी, वैदिक देवताओं के जो साक्ष्य, जैसे कि इसमें बुक में लिखा है ना कि 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख, बोगाज-कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता, यानी कि बोगाज-कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता, वैदिक देवता कौन कौन से, मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, जैसे मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य, अश्विनी कुमार के नाम कहाँ पर मिलते हैं, बोगाज-कोई एशिया माइनर से, बोगाज-कोई एशिया माइनर से मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य, अश्विनी कुमार, इन सब देवताओं के नाम मिलते हैं। कहाँ पर, बोगाज-कोई एशिया माइनर में। कब, 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख था। और इन सब देवताओं का उल्लेख बोगाज मतलब नाम कहाँ पर मिलते हैं, बोगाज-कोई एशिया माइनर, बोगाज-कोई एशिया माइनर में इनके नाम मिलते हैं। तो ये लाइन आपको समझ में आया। अब अगला लाइन क्या है, देखिए अगला लाइन है, ठीक, जो एरो मार के दिया है, अब आप उसको मेरे साथ पढ़ते रहिए तो ज़्यादा समझ में आएगा, पढ़ते रहिए और मैं पढ़ाती रहूँगी। अगला लाइन है कि मध्य भारत में भागवत धर्म, वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के बेसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभलेख से प्राप्त होता है। होलियोडोरस के बेसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभलेख से प्राप्त होता है। तो क्या है कि जो भागवत धर्म है, वैष्णव संप्रदाय, भागवत धर्म बुक में लिखा है ना कि भागवत धर्म वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस बेसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभलेख से प्राप्त होता है। तो भागवत धर्म जो कि वैष्णव संप्रदाय का प्रमाण, भागवत धर्म जो है वैष्णव संप्रदाय का प्रमाण, और यूनानी राजदूत हेलियोडोरस, कौन, हेलियोडोरस बेसनगर विदिशा का गरुड़ स्तंभलेख यहाँ पे प्राप्त होता है। यानी कि भागवत धर्म वैष्णव संप्रदाय का प्रमाण देता है, और यूनानी मतलब यवन राजदूत होलियोडोरस के बेसनगर गरुड़ स्तंभलेख से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, भागवत धर्म वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है, होलियोडोरस के बेसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभलेख से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, तो होलियोडोरस के बेसनगर विदिशा का गरुड़ स्तंभलेख से प्राप्त होता है भागवत धर्म। तो ये लाइन समझ में आया। अब उसके ठीक नीचे लाइन देखेंगे, नीचे कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हादी गुम्बा अभिलेख में है। देखिए हम लुसेंट का एक एक लाइन पढ़ा रहे हैं और कहीं से भी कोई टॉपिक ऐड नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ लुसेंट का है। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, समीक्षा अधिकारी, पुलिस में, हर जगह, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं लुसेंट में से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है लुसेंट पढ़ना। तो देखिए अगला लाइन है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ था, किस अभिलेख में, हाथी गुम्फा अभिलेख में। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्बा अभिलेख में हुआ था। किस अभिलेख में, हाथी गुम्बा अभिलेख में हुआ था। तो ये लाइन समझ में आया। अब देखिए लुसेंट में ठीक उसके फिर एरो मार के से दिया है कि सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सौगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। तो ये था लुसेंट का लाइन। अब उसको हम नोट्स बना के कैसे समझाएंगे ताकि आपको ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप हमेशा इसको रखे रहिए और याद करते रहिए ताकि ज़्यादा समझ में आएगा। तो दुर्भिक्ष का प्रथम साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है, तो सौगौरा अभिलेख से मिलता है। दुर्भिक्ष का प्रथम साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है, सौगौरा अभिलेख से। और इसमें ही संकट काल और खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख मिलता है। खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो सौगौरा अभिलेख में। खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो सौगौरा अभिलेख में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं तो आप ध्यान से पढ़ते रहिए और इसका MCQs भी देखते रहिए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
अब देखिए अगला लाइन क्या है लूसेंट में कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुड़ आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभलेख से प्राप्त होती है। देखिए इस लाइन को हम कैसे समझाएंगे कि भारत पर प्रथम हुड़ आक्रमण का साक्ष्य किस में मिलता है? भीतरी स्तंभलेख से मिलता है। यानी कि भारत पर प्रथम हुड़ आक्रमण की जानकारी किस में मिलती है, किस अभिलेख में मिलती है? भीतरी स्तंभलेख, भीतरी स्तंभलेख से मिलती है। भारत पर प्रथम हुड़ आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभलेख से प्राप्त होती है। अब अगला लाइन क्या है इसमें लूसेंट में देखिए, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरड़ अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। देखिए सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है? यानी कि देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है? तो एरड़ अभिलेख से मिलता है। किस अभिलेख से? एरड़ अभिलेख से। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरड़ अभिलेख से मिलता है, जिसके शासक कौन है? भानुगुप्त हैं। जिसके शासक कौन है? भानुगुप्त। अगला लाइन है, सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। देखिए सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास जो है उनके अभिलेख के आधार पर लिखा गया है कि सातवाहन वंश का, सातवाहन राजाओं के जो भी इतिहास है उनके अभिलेख के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे कोई वो नहीं है, मतलब उनके बारे में उनका जो अभिलेख था उसी से लिखा गया है। तो सातवाहन वंश के राजाओं की जानकारी उनके अभिलेख से मिलती है। अब देखिए अगला लाइन है, आप देखते रहिए पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी के जो हेडिंग है इसके नीचे हर एक लाइन को हम पढ़ रहे हैं। आप चाहे तो लूसेंट का बुक लिए रहिए और आप देखते रहिए, हम जो लाइन पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से समझते रहिए। देखिए अगला लाइन है कि रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। देखिए इसको हम कैसे, रेशम बुनकर श्रेणियां की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? मंदसौर अभिलेख से। किस अभिलेख से मिलती है? मंदसौर अभिलेख से मिलती है। किस अभिलेख से? मंदसौर अभिलेख से। रेशम बुनकर श्रेणियां की जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलती है। तो ध्यान से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम जो नोट्स बनाए हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको देखते रहिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ते रहिए, और यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं तो बहुत ध्यान से पढ़िए, वीडियो को स्किप मत करिए, ध्यान से पढ़ते रहिए। तो अगला लाइन है बुक में, पहले देखते हैं कि कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास गड्ढाघर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। देखिए ये लाइन था लूसेंट का। अब हम इसको मतलब ऐसे माइंड मैप की तरीके से बनाए हैं नोट्स, ताकि मतलब एक बार देखें और हमको याद हो जाए। तो ऐसा पढ़ने से हमको याद रहता है तो हमेशा। देखिए जो कश्मीरी नौपाषाणिक स्थल है बुर्ज होम में कहाँ पर? बुर्ज होम। यहाँ पे गड्ढा घर, मनुष्य दफनाने का साक्ष्य और कुत्ते के साथ दफनाने की भी प्रथा थी। कहाँ पर? कश्मीरी नौपाषाणिक स्थल बुर्ज होम से प्राप्त होती है। गड्ढा घर हमें कहाँ से प्राप्त होता है? बुर्ज होम से। और मनुष्य दफनाने का साक्ष्य भी हमें बुर्ज होम से प्राप्त होता है। और कुत्ते के साथ दफनाने की प्रथा, यानी कि मनुष्य को कुत्ते के साथ दफनाने की भी प्रथा कहाँ से मिलती है? तो बुर्ज होम से मिलती है। देखिए यहाँ पे लिखा ना, यहाँ सीढ़ियाँ होती थी, मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की भी प्रथा थी। यानी कि जो सॉरी खांसी आ रहा है, यहाँ मनुष्य के जो उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा थी बुर्ज होम में। कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम था। तो ये लाइन समझ में आया। अब अगला लाइन है, ठीक देखिए, कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल के ठीक नीचे फिर एरो मार की लाइन दिया है कि प्राचीनतम सिक्कों को आहा सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कासा पर्ण कहा गया है। तो इस लाइन को देखिए, इस लाइन को हम समझते हैं कि प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा गया है? आहत सिक्के। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत सिक्के कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आहत सिक्के। इसी को साहित्य में काशा पर्ण गया है, और इसको साहित्य में क्या कहा गया है? काशा पर्ण। क्या कहा गया है? काशा पर्ण।
पढ़, यहाँ पे ये गलत हो गया, थोड़ा टाइपिंग गलत हो गया है। तो इसका साहित्यिक नाम क्या है? काशापर्ण है। काशापर्ण यानी कि प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता है और इसको साहित्य में काशापर्ण कहा भी जाता है। काशापर्ण कहा जाता है प्राचीनतम सिक्के को। तो ये लाइन समझ में आया। तो हमारा जो लूसेंट का पेज था, पेज नंबर 3 में पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, तो यहीं तक था। अब आते हैं पेज नंबर 4 में। पेज नंबर 4 में जो कि इसी का टॉपिक है, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। तो हम इसको पूरा कवर करेंगे, इतने में मेरा नहीं था। जो मेरा बुक है वो मेरा 16वां संस्करण का बुक है, 2023 का है। देखिए अब आ गए लूसेंट पेज नंबर 4 में। तो यहाँ पे लिखा है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। तो सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था? यवन शासकों ने। बार बार खांसी आ रही है, तबीयत खराब हो गया है। देखिए सिक्कों पर सर्वप्रथम लेख लिखने का कार्य किसने किया था? यवन शासकों ने किया था। यवन शासकों ने किया था। अब देखिए, अब महत्वपूर्ण अभिलेख को पढ़ते हैं। देखिए लूसेंट के पेज नंबर 4 में ये लाइन है और पिंक बॉक्स में दिया है। पिंक बॉक्स में देखेंगे कि अभिलेख और उनके शासक दिए हैं। अभिलेख और उनके शासक का नाम दिया है, जैसे कि हाथीगुम्बा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख है, इसके शासक है कलिंगराज खारवेल। तो हाथीगुम्बा अभिलेख जो कि तिथि रहित अभिलेख है, इसके शासक कौन है? कलिंगराज खारवेल है। कलिंगराज खारवेल है। और जूनागढ़ गिरनार अभिलेख के शासक कौन है? रुद्रदामन। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख के शासक कौन है? रुद्रदामन है। कौन है? रुद्रदामन। तो ध्यान से देखते रहिए, महत्वपूर्ण अभिलेख और उनके शासक का नाम है, जो कि लूसेंट में पिंक बॉक्स में दिया है। देखिए नासिक अभिलेख के शासक कौन है? नासिक अभिलेख के शासक कौन है? गौतमी बलश्री। नासिक अभिलेख के शासक कौन है? गौतमी बलश्री। प्रयाग अभिलेख के शासक कौन है? समुद्रगुप्त। प्रयाग अभिलेख के शासक कौन है? समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख के शासक कौन है? पुलकेशिन द्वितीय। एहोल अभिलेख के शासक कौन है? पुलकेशिन द्वितीय। और मंदसौर अभिलेख के शासक कौन है? मालवा नरेश यशोवर्मन। मंदसौर अभिलेख के शासक कौन है? मंदसौर अभिलेख के शासक मालवा नरेश यशोवर्मन है। अगला है ग्वालियर अभिलेख के शासक कौन है? ग्वालियर अभिलेख के शासक प्रतिहार नरेश भोज। ग्वालियर अभिलेख के शासक प्रतिहार नरेश भोज हैं। भितरी एवं जूनागढ़ अभिलेख के शासक कौन है? स्कंदगुप्त। भितरी एवं जूनागढ़ अभिलेख के शासक स्कंदगुप्त हैं। अगला है देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख के शासक कौन है? बंगाल शासक विजयसेन। देवपाड़ा अभिलेख के शासक कौन है? बंगाल शासक विजयसेन है। बंगाल शासक विजयसेन। तो ये था महत्वपूर्ण अभिलेख और उनके शासक का नाम था, जो कि पिंक बॉक्स में दिया गया है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं आरओ के एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं समीक्षा अधिकारी में। तो ध्यान से देखिए, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बुक को पढ़कर आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, आप अधिकारी बन सकते हैं, पुलिस बन सकते हैं, क्योंकि जीके जीएस का जो क्वेश्चन होता है ना, वो ज़्यादातर लूसेंट से ही क्वेश्चन आता है। तो लूसेंट पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था महत्वपूर्ण अभिलेख, हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ठीक देखते हैं उसके नीचे की लाइन। लूसेंट के बुक में वही ठीक मतलब महत्वपूर्ण अभिलेख के और शासक के ठीक नीचे नोट में दिया है कि अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। अभिलेख का अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। तो ये था। अगला लाइन है, देखिए दिया है ना एरो मार के, फिर उसके नीचे कि समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। यानी कि सिक्कों से जानकारी, यानी कि जो समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त के बीड़ा बजाते हुए मुद्रा बीड़ा बजाती हुई मुद्रा जो थी समुद्रगुप्त, बीड़ा बजाती हुई मुद्रा किसकी थी? समुद्रगुप्त की थी। बीड़ा बजाती हुई मुद्रा किसकी थी? समुद्रगुप्त की। तो उससे उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है।
मतलब उस मुद्रा से ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे। समुद्रगुप्त को संगीत से बहुत लगाव था, संगीत प्रेमी थे, उनके मुद्रा से पता चलता है। तो अगला लाइन है, ठीक उसके ठीक नीचे लाइन में देखेंगे, लुसेंट का पढ़ रहे हैं हम, तो ठीक उसके नीचे देखिए कि अरिकमेडु पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अरिकमेडु पुडुचेरी के निकट से। रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अरिकमेडु पुडुचेरी के निकट से प्राप्त हुए हैं रोमन सिक्के। तो ये था, ये इतना आपको समझ में आया। अब फिर नोट करके पिंक बॉक्स में लिखा है कि सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा स्वर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा यवद्वीप से स्थापित हुए थे। तो सबसे पहले भारत के संबंध कहाँ से स्थापित हुए थे? वर्मा यानी कि स्वर्ण भूमि, और मलाया यानी कि स्वर्णद्वीप, कंबोडिया यानी कि कंबोज और जावा यवद्वीप से स्थापित हुए थे। तो सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा स्वर्ण भूमि, मलाया स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज, जावा यवद्वीप से स्थापित हुए थे। तो ये था पिंक बॉक्स। अब ठीक उसके नीचे फिर एरो मार के लिखा है कि, देखिए ध्यान से देखते रहिए, हम लुसेंट का एक एक लाइन पढ़ा रहे हैं आपको। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली द्राविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह वेषड़ शैली कहलाती है। देखिए मंदिर स्थापत्य शैलियां जो थी, उत्तर भारत के शैली को क्या कहते हैं? नागर शैली कहते हैं। उत्तर भारत के शैली को क्या कहते हैं? नागर शैली। क्या कहते हैं? नागर शैली। और दक्षिण भारत के शैली को द्रविड़ शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रविड़ शैली। दक्षिण भारत की शैली को द्रविड़ शैली और उत्तर भारत की शैली को नागर शैली। और इन दोनों शैलियों को मिलाकर क्या कहते हैं? इन नागर और द्रविड़ के दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? वेषड़ शैली। वेषड़ शैली। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इनको वेषड़ शैली कहते हैं। यानी कि नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण कर दे तो वो क्या हो जाएगा? वेषड़ शैली हो जाएगा, वेषड़ शैली। तो उत्तर भारत की शैली को नागर शैली, दक्षिण भारत की शैली को द्रविड़ शैली, और दोनों को मिला दे तो वेषड़ शैली हो जाएगा। तो इतना समझ में आया। अब फिर उसके नीचे लाइन में क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर चार सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण हैं कंदरिया महादेव मंदिर, खजुराहो ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर और लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, गुंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। तो पंचायतन शैली का अर्थ क्या होता है कि मुख्य मंदिर जो कि चार सहायक मंदिरों से घिरे होते हैं। एक मंदिर होता है और उसको चार सहायक मंदिरों से घिरे होते हैं। जैसे बीच में एक मंदिर हो गए और फिर वो चारों ओर से घिरा हुआ है, चारों ओर उसके मंदिर है, तो वो चारों ओर से घिरा हुआ है मंदिर, तो उसको क्या कहते हैं? पंचायतन शैली कहते हैं। पंचायतन शैली, यहाँ पे लिखा ना पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। हिंदू मंदिर तथा पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर चार सहायक मंदिरों से घिरा होता है। मतलब कोई एक मुख्य मंदिर हो और चार सहायक मंदिरों से घिरा होता है तो उसको पंचायतन शैली कहते हैं। पंचायतन मंदिर कौन कौन से? जैसे कंदरिया महादेव मंदिर हो गया खजुराहो में जो कि है, कंदरिया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो में स्थित है, और ब्रह्मेश्वर मंदिर जो कि भुवनेश्वर में स्थित है, लक्ष्मण मंदिर जो कि खजुराहो में स्थित है, लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर में स्थित है, दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है, गुंडेश्वर मंदिर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये था पंचायतन शैली, पंचायतन मंदिर का उदाहरण है, जो कि पंचायतन अर्थ का होता है कि मुख्य मंदिर जो कि चार सहायक मंदिरों से घिरा होता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पंचायतन मंदिर, पंचायतन शैली कहा जाता है। तो ये था, ये हम आज के वीडियो में पढ़े हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। लुसेंट का एक एक लाइन समझे हैं।
अब अगला टॉपिक है पेज नंबर 4 का प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है प्रागैतिहासिक काल।